Hello class, this is Nidhi and this is lecture number 8 of food production and management. लास्ट लेक्चर में आप सब ने पेस्टिसाइड के बारे में पढ़ा था, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग के बारे में पढ़ा था। विनोइंग में आपने पढ़ा था कि जो ग्रेन्स हैं उनको क्या किया जाता है, चाफ से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारे ग्रेन चाफ से सेपरेट हो गए हैं वो क्या हो गए हैं, क्लीन हो गए हैं। क्लियर है इतना। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस आता है वो आता है स्टोरेज, कि अब हम अपने ग्रेन्स को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। ठीक है, स्टोरिंग के लिए हमारे ग्रेन्स का मॉइस्चर कंटेंट लो होना चाहिए, लेकिन जो ग्रेन हमने हार्वेस्ट किए हैं उनका मॉइस्चर कंटेंट हाई होता है। उस मॉइस्चर कंटेंट को लो करने के लिए जो ग्रेन्स हैं उनको ड्राई किया जाता है बिफोर स्टोरिंग देम। ठीक है, अगर हमने ग्रेन्स को हाई मॉइस्चर कंटेंट पे स्टोर कर दिया तो उससे क्या प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। अगर हमने अपने ग्रेन्स को हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ स्टोर कर दिया है तो जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कुछ माइक्रोब जैसे फंगी, बैक्टीरिया हैं एंड कुछ पेस्ट जो हमने पढ़े थे उनकी ग्रोथ को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। अब वो पेस्ट या माइक्रोब क्या करेंगे, वो जो हमारा सीड है उसकी जर्मिनेशन पावर को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, मतलब उसका जो न्यूट्रिशन लेवल है उसको क्या कर देंगे, वो डिक्रीज कर देंगे। इसलिए जो ग्रेन्स हैं उनको स्टोर करने से पहले हमेशा ड्राई किया जाता है। क्लियर है इतना। तो क्या बताया मैंने आपको, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। द ग्रेन्स आर ड्राइड बिफोर स्टोरिंग them because they contain high moisture content which promotes the growth of microbes and pests, which decrease the nutrition level of seed and hence their germination power is decreased. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें ग्रेन्स को ड्राई करना पड़ता है स्टोर करने से पहले। अब नेक्स्ट आता है ग्रेन्स को स्टोर कहाँ करेंगे। ठीक है, ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन सैक बैग्स और बिन्स इन गोडाउन्स। कि वो सैक बैग या बिन्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं एंड उनको कहाँ रखा जाता है, गोडाउन्स के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट आते हैं सायोल्स के अंदर। सायोल्स क्या होते हैं, सायोल्स लार्ज कंटेनर होते हैं which store different grains at different level। कि सायोल्स बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ग्रेन्स को स्टोर करते हैं अपने अंदर एंड अलग अलग ग्रेन्स को स्टोर करते हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे वीट, राइस, बाजरा, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, एक ही सायोल के अंदर स्टोर कर सकते हैं अलग अलग लेवल पे। ये मिक्सअप नहीं होते हैं एंड अलग अलग लेवल पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है,
तो दो जगह स्टोर किए जाते हैं ग्रेन, सैक बैग्स में एंड सायोल्स में। अब जब ग्रेन को हम सैक बैग में स्टोर करते हैं गोडाउन के अंदर, वहाँ पे गोडाउन में जो सैक बैग हैं उनको वॉल से कुछ डिस्टेंस पे रखा जाता है, क्योंकि जो सैक बैग्स होते हैं वो क्या करते हैं, वॉल से मॉइस्चर कंटेंट को उठा लेते हैं। उसके साथ साथ उनके ऊपर रेगुलर चेक रखा जाता है, मतलब रेगुलर उनको ऑब्जर्व किया जाता है कि कोई रोडेंट या पेस्ट ने उनको अफेक्ट तो नहीं कर दिया है, क्योंकि अगर एक सैक बैग को भी अगर किसी पेस्ट ने अफेक्ट कर दिया तो पूरे गोडाउन के ग्रेन को क्या कर देंगे, जो पेस्ट है वो क्या कर देंगे, अटैक कर देंगे। इसके साथ साथ एक और प्रिजर्वेटिव मेथड यूज किया जाता है। वो क्या होता है कि जो हमारे सैक बैग हैं या जो ग्रेन है, इनको गोडाउन में स्टोर करने से पहले पूरे गोडाउन को डिसइंफेक्ट किया जाता है। कैसे करते हैं, वहाँ पे कुछ केमिकल स्प्रे किए जाते हैं। वो केमिकल वहाँ पे जो पेस्ट या कोई माइक्रोब अगर प्रेजेंट है उसको क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फ्यूमिगेशन। तो क्या बताया मैंने आपको, फ्यूमिगेशन क्या होता है? The process of spraying chemicals in area where grains are to be stored to kill the microbes and pest। इसको हम क्या कहते हैं, फ्यूमिगेशन। इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। ठीक है। अब जो गवर्नमेंट है वो ग्रेन्स को क्या करती है, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट में अपने पास स्टोर करती है, क्योंकि मान लो जैसे हमारी कंट्री इंडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, जैसे फ्लड आ गई, ड्रोट आ गई, सुनामी आ गई। उससे क्या होता है, जो पूरी की पूरी क्रॉप है उस एरिया की, वो क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। ठीक है। अब आपको पता है जो क्रॉप है वो तो पूरे ईयर में एक बार हार्वेस्ट की जाती है। जैसे जो वीट हैं वो अब हार्वेस्ट हुए थे, इसके बाद वो नेक्स्ट ईयर हार्वेस्ट होंगे। तो अगर मान लो नेक्स्ट ईयर की पूरी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाए, उस केस में जो पॉपुलेशन है वो तो भूखी मर जाएगी। अब उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक एक्स्ट्रा स्टॉक होता है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए या ऐसी कोई कैलेमिटी आ जाए तो जो पॉपुलेशन है उसको फीड किया जा सके, उसको कहते हैं बफर स्टॉक। ठीक है। क्या बताया मैंने, क्या होता है बफर स्टॉक? It is the extra amount of grain stored and maintained by the government in case of crop loss due to natural calamity। इसको हम क्या कहते हैं, बफर स्टॉक। इसको रेगुलर मेंटेन किया जाता है कि मान लो अगर बफर स्टॉक में से कुछ अमाउंट ग्रेन की निकाली गई है तो उसको वापस भी ऐड कर दिया जाता है, जैसे नेक्स्ट क्रॉप क्या की जाती है, हार्वेस्ट की जाती है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट टॉपिक आता है इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस, या जिसको हम लिख सकते हैं क्रॉप यील्ड। अब मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है,
एंड इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमें ग्रेन्स की लार्ज रिक्वायरमेंट होती है, या हम कह सकते हैं हमें हाई यील्ड चाहिए होती है। अब हाई यील्ड ऑब्टेन कैसे की जा सकती है? पहला तरीका तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर लैंड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड मैक्सिमम ऑक्यूपाई हो चुका है एंड और एग्रीकल्चर लैंड बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट को कट करना पड़ेगा, जिससे एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो इस वजह से हमें दूसरी टेक्निक्स ढूंढनी पड़ रही हैं जिससे हम क्रॉप प्रोड्यूस या क्रॉप यील्ड को इंक्रीज कर सकें। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं क्रॉप यील्ड को इंक्रीज दूसरे मेथड से, आइए देखते हैं। पहला आता है, यहाँ हम लिख सकते हैं क्रॉप यील्ड कैन बी इंक्रीज्ड बाय, को बताया था मैंने चैप्टर के अंदर कि हम अगर बेटर इरिगेशन मेथड यूज करेंगे तो जो क्रॉप यील्ड है वो अच्छी आएगी। ठीक है, बेटर इरिगेशन मेथड। देन मैंने आपको बताया था कि जो पेस्ट है वो अटैक करते हैं, क्रॉप यील्ड को डिक्रीज करते हैं। अगर हम पेस्ट को कंट्रोल कर लेंगे तो क्रॉप यील्ड भी इंक्रीज हो जाएगी बाय कंट्रोलिंग पेस्ट। देन मैंने आपको बताया था कि जो सोइल का न्यूट्रिएंट लेवल है उसको मेंटेन करना होता है ताकि जो यील्ड हमें वो अच्छी मिल सके बाय मेंटेनिंग न्यूट्रिएंट लेवल ऑफ सोइल। अभी आपको बताया था कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मिक्स क्रॉपिंग मैंने आपको पढ़ाया था, मैन्योर फर्टिलाइजर्स, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने सोइल का न्यूट्रिएंट लेवल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आती है इंप्रूविंग सीड वैरायटी, कि सीड वैरायटी को इम्प्रूव करना। अब करते क्यों है सीड की वैरायटी को इम्प्रूव? बहुत सारी चीज़ों के लिए हम सीड की वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं कि जो सीड है वो हमारा डिसीज रेसिस्टेंट हो सके, कि पेस्ट का अटैक ना होने दे अपने ऊपर। ठीक है, या कोई एबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर चेंज हो गया, वाटर कम या ज़्यादा हुआ, तो जो एबायोटिक फैक्टर है वो उसको टॉलरेट कर सके और हमें हाई यील्ड दे सके। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि सीड वैरायटी इज इम्प्रूव्ड बिकॉज, यहाँ हम लिख सकते हैं टू obtain better yield, make it disease resistant, या हम लिख सकते हैं डिसीज एंड पेस्ट रेसिस्टेंट। नेक्स्ट, टू मेक इट tolerable to abiotic factors। ठीक है, यहाँ हम लिख सकते हैं चेंज इन एबायोटिक फैक्टर्स, कि जो एबायोटिक फैक्टर है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, वो चेंज हो रहे हैं तो उसको वो टॉलरेट कर सके। आप सीड वैरायटी को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है उसको स्टडी करते हैं। Methods to improve seed variety। इसमें पहला आता है आपका क्रॉस ब्रीडिंग। आप जो पढ़ोगे अपनी क्लास में आप सिर्फ क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में ही पढ़ोगे, बाकी मेथड्स को आप हाई क्लासेस में पढ़ोगे। क्रॉस ब्रीडिंग क्या होता है? क्रॉस ब्रीडिंग एक ऐसा क्रॉस होता है जो दो प्लांट्स के बीच में किया जाता है जिसके पास अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। मान लो आपके पास दो प्लांट हैं, शुगर केन के या हम वीट के कंसिडर कर सकते हैं। एक सीड आपके पास है, एक प्लांट ऐसा है जो हाई यील्डिंग है और दूसरा ऐसा जो डिसीज रेसिस्टेंट है। अगर आप उन दोनों को क्रॉस करवा दो, क्रॉस मतलब उनकी फर्टिलाइजेशन करवा दो, अगर आप उन दोनों की फर्टिलाइजेशन करवा दोगे तो जो सीड या जो नेक्स्ट प्लांट आएगा वो प्लांट क्या करेगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को पोसेस करेगा, मतलब वो हाई यील्डिंग भी होगा
एंड वो डिसीज रेसिस्टेंट भी होगा। तो दो ऐसे प्लांट का क्रॉस करवा देना जिसके पास अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एक नया प्लांट ऑब्टेन करने के लिए जो क्या कर रहा है, दोनों प्लांट की कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन कर रहा है, उसको हम कहते हैं क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग plant having different characteristics. अब क्रॉसिंग से या क्रॉस ब्रीडिंग से जो हमें सीड्स ऑब्टेन होते हैं उनको हम कहते हैं ब्लॉक सीड्स। क्या कहते हैं उनको हम? ब्लॉक सीड्स। Seeds obtained due to crossbreeding are called as block seeds. ठीक है, your next term is hybridization. हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम अपनी क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं बाय क्रॉस ब्रीडिंग। इट इज अ टेक्निक टू इम्प्रूव क्रॉप वैरायटी बाय द प्रोसेस ऑफ क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इंक्रीज इन क्रॉप प्रोड्यूस खत्म होता है कि हम अपने क्रॉप की यील्ड को इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आपके चैप्टर के अंदर दो टॉपिक बच गए हैं, नाइट्रोजन साइकिल एंड एनिमल हस्बेंड्री। आज के लिए इतना ही रखते हैं, उन दो टॉपिक्स को आगे वाले लेक्चर्स में स्टडी करेंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।